The topic of today's class is again time, speed, and distance, and in DSD we'll specifically talk about relative speed, and उसी में आ जाते हैं problems on trains and boats and stream. तो relative speed का concept हम आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. So before moving to solve the questions, we will have some understanding of the concept. So सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे आज रिलेटिव स्पीड. अब रिलेटिव स्पीड होती क्या है उसकी बात कर लेते हैं. रिलेटिव स्पीड इज द स्पीड ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी. So whenever there are two moving objects we can use relative speed. तो उनकी स्पीड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होगी उसको हम रिलेटिव स्पीड बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल, if there are two moving objects, let's say one object is moving in this direction, another object is moving from that direction. इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y है. So the relative speed would be x plus y. अब इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है. Whenever there are two moving objects and they are moving in the same direction. तो पहला डेफिनेशन क्या थी हमारी? रिलेटिव स्पीड is the speed of one object with respect to another object. So that means there will be at least two objects. जब भी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा तो वो हो सकते हैं सेम डायरेक्शन में चले, हो सकता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले. व्हेनेवर दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो आप माइनस कर देंगे. तो रिलेटिव स्पीड वुड बी x माइनस वाई. व्हेनेवर दे विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो इसमें प्लस हो जाएगा. तो दैट विल बी x प्लस वाई. तो रिलेटिव स्पीड के ये दो कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे. सेम डायरेक्शन में आपको माइनस करना है, ऑपोजिट में प्लस करना है. बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा. फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, लेट्स से हमारे टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, व्हेनेवर देयर आर टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स तो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस होगी. तो दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आज की क्लास में जिसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे. दिस इज द फर्स्ट वन. सेकंड कॉन्सेप्ट इज ऑफ ट्रेन्स. अब ट्रेन्स के केसेस में ऐसा हो सकता है कि देयर इज वन ऑब्जेक्ट विच इज फिक्स्ड and there is a train which is of length a. A is the length of the train. तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितने टाइम में the train will completely cross this object. How much time the train will take to completely cross the object. तो completely cross मतलब पूरी ट्रेन उससे आगे निकल जाएगी. तो यानी ट्रेन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, which is equal to the length of the train. तो ऐसे केसेस में distance will be the length of the train. तो टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस मैंने बोला था लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगी a अपॉन s, where a is the length of the train and s is the speed of the train. ये तब था जब एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था. That is a stationary object. That means it is not moving. इसी का एक वर्जन हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट की अपनी कुछ लेंथ हो. मान लेते एक प्लेटफॉर्म है. So there is a platform जिसकी लेंथ है b and there is a train जिसकी लेंथ है a. तो क्वेश्चन हो सकता है कि in how much time will the train completely cross the platform.
तो कंप्लीटली क्रॉस करने के लिए ट्रेन को आगे निकलना पड़ेगा प्लेटफॉर्म से। तो इस केस में क्या होगा, ट्रेन पहले तो ये डिस्टेंस कवर करेगी विच इज बी, उसके बाद ट्रेन अपनी लेंथ के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी विच इज a, that means total distance covered by the train is a plus b। तो इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम विल बी अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हो जाएगी a plus b और स्पीड विल बी सेम स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो पहला केस क्या था हमारा, पहला केस था व्हेन देयर वाज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की लेंथ हमारी जीरो थी या ऑलमोस्ट जीरो थी। दूसरे केस में क्या था, व्हेन देयर इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बट उस ऑब्जेक्ट की अपनी एक सिग्निफिकेंट लेंथ थी। तीसरा केस हो सकता है व्हेन देयर इज अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो थर्ड केस विथ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो मान लेते हैं देयर आर टू ट्रेन्स and they are moving in the same direction। तो ट्रेन्स की लेंथ जो है वो है a, एक की ट्रेन की लेंथ a है, दूसरे की b है। एक की स्पीड मान लेते हैं s1 है, दूसरे की स्पीड s2 है। तो in the same direction if they are moving, the time taken to completely cross each other will be equal to a plus b। time is nothing but distance upon speed। डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ ऑफ द ट्रेन्स, जितने भी लेंथ है उनको ऐड कर दो। और स्पीड जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो मैंने बताया था माइनस करनी है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड लेंगे जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, दैट विल बी x माइनस वाई, और इन दिस केस इट विल बी s1 माइनस s2। हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस होगी, ये ध्यान रखना। या फिर ऐसा हो सकता है दीज टू ट्रेन्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, सिर्फ एक चेंज आएगा, time equals to distance upon speed, distance is nothing but a plus b, length of the trains, and relative speed will be s1 plus s2, क्योंकि opposite direction में relative speed add हो जाती है, हमने देखा था। So these are certain formulas और certain concepts जो कि हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। पहला था relative speed, दूसरा था ट्रेन, अब तीसरा बच गया है, that is boats and streams। तो इसकी बात कर लेते हैं। So let me draw something। So can you guess what is it that I am drawing? चैट बॉक्स में बताओ जरा मुझे मैंने क्या ड्रॉ किया। तो स्ट्रीम और वाटर और स्ट्रीम, यस, रिवर, दैट मीन्स आई एम अ गुड आर्टिस्ट। तो मैं इसमें एक नाव भी बना देता हूँ, नाव में मैं एक झंडा भी लगा देता हूँ। तो दैट इज अ रिवर और स्ट्रीम और वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। और ये इसमें है बोट। एक्सक्यूज मी फॉर माई आर्टिस्टिक स्किल्स। इतना अच्छा मैं आर्टिस्ट हूँ कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने गलत डोमेन पकड़ लिया है एचआर मैनेजर का। आई शुड हैव बीन इन फाइन आर्ट्स। तो ये एक बोट है जो कि एक नदी में जा रही है। द स्ट्रीम इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, लेट्स से विद द स्पीड ऑफ y। नाउ बोट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन with the speed of x। So this is called upstream। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, वन इज अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मीन्स अगेंस्ट द स्ट्रीम।
यानी जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर चलें तो दिस इज कॉल्ड अपस्ट्रीम. So water is flowing in this direction with speed y. The boat is moving in this direction with speed x. तो ये हो गया अपस्ट्रीम का केस. दूसरा केस हो सकता है डाउनस्ट्रीम का. तो ये दो वर्ड काफी फ्रीक्वेंटली इसमें आते हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम मीन्स विद द स्ट्रीम. विद द स्ट्रीम. तो अगर फॉर एग्जाम्पल बोट भी इसी डायरेक्शन में चलने लगे विद स्पीड एक्स, देन इट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो डाउनस्ट्रीम, अगर बोट ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो अपस्ट्रीम. तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y है, तो रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन. ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट रिलेटिव स्पीड, दिस इज, मैंने जानबूझ के यहाँ पे रिजल्टेंट स्पीड बोला है, ना कि रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव स्पीड में उल्टा होता है, जब सेम डायरेक्शन में होता है तो माइनस करते हैं. बोट्स एंड स्ट्रीम के केस में अगर आप विद द स्ट्रीम चल रहे हैं डाउन स्ट्रीम, तो दैट मीन्स कुछ स्पीड स्ट्रीम की होगी, कुछ स्पीड बोट की होगी. सो द रिजल्टेंट स्पीड विल बी द सम ऑफ बोथ द स्पीड, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई. अगर अगेंस्ट द स्ट्रीम जाएंगे यानी अप स्ट्रीम जाएंगे तो बताइए रिजल्टेंट स्पीड क्या आएगी, एक्स माइनस वाई आएगी या वाई माइनस एक्स आएगी. शुड आई राइट एक्स माइनस वाई और वाई माइनस एक्स? इतना तो पक्का है कि माइनस होगा. x is the speed of the boat, y is the speed of the stream. So ध्यान रखिएगा, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ऑलवेज इट विल बी x माइनस वाई, वेयर x इज द स्पीड ऑफ बोट. क्योंकि बोट की स्पीड अगर ज्यादा होगी तभी वो अपस्ट्रीम जा पाएगी, अगर उसकी स्पीड कम है तो अपस्ट्रीम कभी जा ही नहीं पाएगी. सो इट कैन नेवर बी y माइनस एक्स. तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन टुडेज क्लास. आई होप आपने ये सब नोट्स बना लिए, क्योंकि ये बाद में आपको अवेलेबल नहीं होंगे. So now I am moving to the questions part. कॉन्सेप्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है. पहले क्वेश्चन पे चलते हैं. So this is the question on your screen. Take 2 minutes and let me know what is the answer. So two people have given the answer as C option. In fact, three. बाकी लोग क्या कर रहे हैं जल्दी बताओ.
So the question here is saying an hour after Ashish started from his college towards Tanvi's home, a distance of 53 kilometer. So there is a college and there is this home. This is home, this is college, and this distance is 53 kilometer. Tanvi started from her home on the same road towards Ashish's college. If Ashish's speed was 4 kilometer per hour, तो यहाँ से आशीष ने चलना स्टार्ट किया 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. इधर से तन्वी ने चलना स्टार्ट किया 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. Then how many kilometers from Tanvi's home did they to meet? तन्वी के घर से कितनी दूर पे वो मिलेंगे. डिस्टेंस पूछी हुई है किलोमीटर्स में. बट ये कब हुआ था? एन आवर आफ्टर ही स्टार्टेड देन तन्वी स्टार्टेड. तो 1 घंटे में वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस चल चुका होगा ऑलरेडी. He can cover 4 kilometer in 1 hour. That means when he is here after 4 kilometer, then she started. So at this point, when the distance left is 49, then she started. तो इस पॉइंट से अब हम क्वेश्चन को देखेंगे. तो नाउ ही इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर. शी इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर. तो यहां से हम निकाल सकते हैं टाइम. टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस विच इज 49 अपॉन रिलेटिव स्पीड. बिकॉज बोथ ऑफ देम आर मूविंग, सो विल टेक रिलेटिव स्पीड. और ऑपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस हो जाएगी 4 + 3. दैट विल बी 7 hours. तो दे विल मीट आफ्टर 7 hours. कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट. तो दे विल मीट आफ्टर 7 hours. तो पूछा क्या हुआ है 7 hours में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी तन्वी, क्योंकि तन्वी के घर से पूछा हुआ है कितनी देर बाद मिलेंगे. तो इन 7 hours डिस्टेंस इज 7 into speed is 3, so that is 21 kilometer. So distance covered by Tanvi is 21 kilometer. So the correct answer here is C. अब इसको नॉर्मल फॉर्मूले से भी कर सकते थे, बट बिकॉज वी आर डिस्कसिंग रिलेटिव स्पीड हियर, और उससे करना थोड़ा इजी भी होता है. सो दैट इज व्हाई आई हैव सॉल्व्ड इट विद रिलेटिव स्पीड. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कहीं भी कोई डाउट आएगा तो पूछ लीजिएगा. कोई क्वेश्चन पे रुकना होगा तो हम वेट कर लेंगे. दिस इज द सेकंड क्वेश्चन एंड यू हैव 2 minutes. So 2 people are getting B option. Nitish is asking in previous question they asked distance from Tanvi's home. Yes, Nitish, they asked the distance from Tanvi's home. That is why हमने तन्वी की स्पीड से मल्टीप्लाई किया था. So in this question, it is saying that a train traveling at 36 km per hour crosses a platform in 20 seconds, and a man standing on the platform in 10 seconds. What is the length of the platform? So we have ट्रेन की स्पीड दी गई है हमें, और टाइम दिया गया है टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, एंड टाइम दिया गया है
to cross a man standing on the platform. So this is stationary object with negligible length and this is stationary object with significant length. अब वो significant length कितनी है वो हमें बताना है. तो हमारे फॉर्मूले क्या थे एक बार वापस से लेके चलता हूँ. दिस इज द फर्स्ट केस जहां पे मैन वाला केस शिफ्ट फिट होगा. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड दिस इज प्लेटफॉर्म वाला केस where distance would be a plus b यानी length of the train plus length of the platform. तो पहले मैन वाला केस लेके चलते हैं. तो in case of man the time taken would be length of the train upon speed of the train. लेंथ ऑफ द ट्रेन हमें पता नहीं है, टाइम हमें पता है उसको 10 सेकंड लगते हैं और लेंथ ऑफ द ट्रेन इज ए. स्पीड ऑफ द ट्रेन हमें पता है 36 किलोमीटर पर आवर. अब ऐसे ट्रेन के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा हमेशा एक कैच होगा. स्पीड दी होगी किलोमीटर पर आवर में और टाइम दिया होगा सेकेंड्स में. तो यू नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू मीटर पर सेकेंड. तो हमेशा यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 5/18 to convert kilometer per hour into meter per second you need to multiply by 5/18. ये स्कूल में आपको पढ़ाया गया होगा. So the speed would be 36 into 5/18 which is 10 meter per second. So A will be 100 meters which is the length of the train. अब in case of platform time taken would be A plus B upon speed. A is the length of the train, B is the length of the platform. B हमें निकालना है. तो टाइम दिया हुआ है इस बार 20 सेकेंड्स. लेंथ ऑफ द ट्रेन हमने अभी निकाली है 100 प्लस B. स्पीड ऑफ द ट्रेन हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड, 36 किलोमीटर पर आवर था. तो 100 प्लस B is 200. That means B equals to 100 meters. So which is second option. ट्रेन के क्वेश्चन यूजुअली कैट में नहीं पूछे जाते. अगर पूछे भी जाते हैं तो इतना इजीली नहीं पूछे जाएंगे. दिस वाज द क्वेश्चन टेकन फ्रॉम स्नैप. स्नैप में बहुत ज्यादा आते हैं ट्रेन के क्वेश्चन. यू कैन एक्सपेक्ट दीज क्वेश्चंस इन सीमैट, यू कैन एक्सपेक्ट दीज क्वेश्चंस इन टिस और IIFT टू एन एक्सटेंट, बट कैट विल नॉट आस्क यू सच इजी क्वेश्चन. बट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट दीज आर नेसेसरी. अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. This is boats and streams. Again, you have 2 minutes and let me know what is the answer.
So one person is saying 5 is the answer. बाकी लोगों का क्या है बताओ जरा. सबका ऑप्शन ए आ रहा है. So the question is saying a boat covers a distance of 30 kilometers downstream in 2 hours while taking 6 hours to cover the same distance upstream. What is the speed of the boat? Speed of the boat पूछा हुआ है. Speed of the stream कितना है हमें नहीं पता, तो we need to calculate the value of x. X is the speed of boat. Stream की speed हम मान लेते हैं y. Distance is 30 kilometer. So in case of downstream, the time taken would be distance upon x plus y. Time given at 2 hours, distance is 30 kilometer and x plus y. तो यहां से हम कह सकते हैं x plus y is equal to 15. In case of upstream, time taken would be distance upon x minus y. Time is 6 hours in this case. Distance is same 30. This will be x minus y. So we can say x minus y is, इधर लिख लेता हूं मैं, x minus y is 5. x की वैल्यू निकालनी है हमें, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ऐड कर दो, y कैंसिल हो जाएगा. 2x equals to 20, x equals to 10 kilometer per hour. That is the speed of the boat. Y will be कितना, 5 kilometer per hour. That is the speed of stream. बोट की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर. अब आप कहेंगे ऑप्शन में तो 10 का ऑप्शन ही नहीं है. दिस एग्जैक्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन स्नैप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज नॉट इवन इन द ऑप्शन. ऐसा ही एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने इसको एज इट इज लिया है. द करेक्ट आंसर इज 10 किलोमीटर पर आवर. नाउ द क्वेश्चन हियर इज व्हाट इफ सच क्वेश्चंस अपीयर इन एग्जाम, व्हाट टू डू. तो ऐसे केसेस में यूजुअली दे डू नॉट कंसिडर द मार्क्स फॉर सच क्वेश्चन जिनका आंसर ही ऑप्शन में नहीं दिया जाता. तो स्नैप ने इसको अपनी मार्किंग स्कीम से हटा दिया था इस क्वेश्चन को, बट द करेक्ट आंसर हियर इज 10. ऑलराइट, किसी ने भी ये नहीं बोला कि 10 आंसर आएगा, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. So take 2 minutes and let me know what is the answer you are getting.
So two people have given answer as C, one person has given answer as A. Anyone else who's getting the answer? अभी तो स्नैप के क्वेश्चन चल रहे हैं, उसी में इतने कॉमन लोग आंसर कर रहे हैं. अब आगे कैट के क्वेश्चन आएंगे तब क्या करोगे? So let me start with the solution. The question is saying two trains are traveling in opposite direction. तो एक हिंट तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है. यूनिफॉर्म स्पीड 60 एंड 50. तो S1 की वैल्यू है 60, S2 की वैल्यू है 50. दैट इज किलोमीटर पर आवर. इज किलोमीटर पर आवर, ये ध्यान रखिएगा. एंड दे टेक 5 सेकेंड्स. तो टाइम इज इन सेकेंड्स टू क्रॉस ईच अदर. तो सबसे पहले तो हम यही आ जाते हैं, वापस से फॉर्मूला दिखा देता हूं आपको, कुछ लोग भूल गए होंगे. दिस इज द फॉर्मूला ऑपोजिट डायरेक्शन वाला, a प्लस बी अपॉन S1 प्लस S2. तो सबसे पहले तो यही फॉर्मूला लगा देते हैं. तो टाइम विल बी a प्लस बी अपॉन S1 प्लस S2, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है. तो टाइम गिवन हियर इज 5 seconds. A plus B is nothing but the length of the trains. S1 plus S2 is nothing but 60 plus 50. But this is in kilometer per hour, so we'll change it into meter per second by multiplying the value by 5 by 80. तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? A plus B, यानी लेंथ, combined length of both the trains. That will be 25 into 110 upon 18. 2 into 9, 2 into 55. That will be 12. 12 plus, that will be 1575 upon 9. तो ये कितना आ जाएगा? That will be approximately 153. 153 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यानी दोनों ट्रेन्स की लेंथ टोटल मिला के आएगी 153. अब जरा ऑप्शंस थोड़ा एलिमिनेट कर लेते हैं. दिस इज 78 एंड 112. इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 153 के आसपास तो नहीं होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो ए ऑप्शन इज रॉन्ग. 97.7 प्लस 55, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 153. तो इसको हम रख लेते हैं. 102.7 प्लस ये भी अप्रोक्सीमेटली 153 है. एंड डी ऑप्शन 102.7 प्लस 55, दैट इज अगेन ग्रेटर देन 155. 157 से भी ज्यादा है. तो यानी मेरे पास या तो बी ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा. नाउ लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन कि आप एग्जाम रूम में बैठे हुए हैं एंड यू डोंट नो हाउ टू प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स. इसके बाद क्या करना है आपको नहीं पता. आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं और दो ऑप्शन बचे हुए हैं, या फिर आपके पास सिर्फ 10 सेकंड बचे हुए हैं और आपके पास टाइम खत्म हो जाएगा अगर आप ऑप्शन मार्क नहीं करोगे. एंड यू आर कंफ्यूज्ड विद टू चॉइसेस, either B or C, but you are definitely sure that A and D cannot be the answer. What will you do in this situation? Will you mark the option anyone from B and C? That means will you guess the correct choice or will you leave the question because there is negative marking? तो नेगेटिव मार्किंग के केस में क्या आप बी और सी में से एक मार्क करके निकल जाएंगे या फिर आप उसको छोड़ देंगे? तो बताइए आप क्या करेंगे. दिस इज वन ऑफ अ गुड स्ट्रेटेजी पॉइंट in any of the exam. So 2 people are saying leave, 3 are saying mark, so majority is saying mark. क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं जो लोग सो रहे थे उनके लिए. अगर आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं और आपके पास टाइम नहीं है या कोई और रीजन है, तो व्हाट विल यू डू? विल यू मार्क द ऑप्शन दो में से कुछ भी गेस करके, या विल यू लीव द क्वेश्चन बिकॉज देयर इज नेगेटिव मार्किंग? तो ऑलमोस्ट 60%
of you are saying marking the choice, that means guessing the answer, and 40% के आसपास you are saying leave. नितेश इज सेइंग मार्क बाय यूजिंग लॉजिक. कौन सा लॉजिक है? मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ पता ही नहीं, अब दो ऑप्शन के बाद करना क्या है. आई एम सेइंग यू डोंट नो हाउ टू प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन, so how will you use logic? Logic means you know what to do in the question. तो मैं एक छोटी सी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता हूँ. जब भी आप ऐसे केस में फंस जाएं जहां पे आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हो, दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज्ड हैं, so in such a scenario always mark the choice, do not leave that question. Why am I saying so? इसको थोड़ा समझा देता हूँ. Let's say you have 3 such questions in your exam. Entire section में आपको 3 ऐसे क्वेश्चन मिले जिसमें आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए. If you leave all the questions, all the 3, सही होने पे आपको +3 मिलते हैं, गलत होने पे आपको -1 मिलते हैं. So what will be your net score if you leave all the 3 questions? That would be 0. ना पॉजिटिव मिलेगा ना नेगेटिव मिलेगा. Now I am saying कि आप तीनों क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, जो होगा देखा जाएगा. Now if you mark the answer, ऐसा हो सकता है पहला केस कि आपके 2 करेक्ट हो जाएं, एक गलत हो जाए. So in this scenario you will get +6 and -1. So your net score will be +5. When you are leaving all the questions, your net score was 0. अब कोई कहेगा कि नहीं सर मेरी किस्मत थोड़ी खराब रहती है, तो ऐसा हो सकता है कि मेरा तो एक सही हो जाए और 2 गलत हो जाए out of 3. So in this scenario you will get +3 here, -2 here. So your net score will be +1, which is still better than leaving all the questions. अब कोई कहे कि सर मेरी किस्मत तो इतनी खराब है कि अगर मैं 3 क्वेश्चन गेस कर दूंगा तो मेरे तो तीनों ही गलत हो जाएंगे. तो इस पे आई हैव ओनली वन थिंग टू से कि जिसकी इतनी किस्मत खराब होती है उसका वैसे भी कुछ नहीं होता जिंदगी में. सो यू नीड नॉट टू कंसिडर दिस केस. सो इट्स ऑलवेज suggested that whenever you face the difficulty, always mark the choice. However, there is a disclaimer. मैंने clearly आपको बोला that 2 options should be eliminated. ऐसा नहीं है कि सर RC आया था, मैं तो सोच रहा था A ऑप्शन भी हो सकता था, B ऑप्शन भी हो सकता था, C भी सही लग रहा था, और D तो मुझे लग ही रहा था, मेरे इंट्यूजन ही कह रहा था कि D है. लेकिन क्योंकि आपने बताया था कि मार्क कर देना, तो मैं तो मार्क करके आ गया सर. और अब मेरे तो सारे नेगेटिव हो गए और आपकी गलती है क्योंकि आप ही ने सिखाया था. सो दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग. आई एम सेइंग दैट 2 ऑप्शन शुड बी क्लियरली एलिमिनेटेड. ओनली देन यू शुड गेस. अदरवाइज 4 में गेस करोगे तो प्रोबेबिलिटी 25% हो जाएगी, 2 में गेस करोगे तो प्रोबेबिलिटी 50% होगी. चलिए खैर, ये तो स्ट्रेटेजी की बात थी. क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम. क्वेश्चन में हम कहाँ पे आ गए थे? हमने कंबाइंड लेंथ निकाल ली थी, बट हमें बतानी है कि अलग अलग लेंथ क्या होंगी ट्रेन की. तो दूसरा केस यहाँ पे है, 2 trains have traveled in the same direction, but now they are not crossing each other, they are crossing a passenger sitting in the train. So passenger means the length of the passenger is negligible here, so you will only consider one train's length as a distance. ये यहाँ पे कैच था. अब आप फॉर्मूले में a plus b नहीं रखेंगे, you will consider only one length which is a. ए कुछ भी हो सकता है, जो दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ ए है, जिसमें पैसेंजर बैठा हुआ है उस ट्रेन की लेंथ हम नहीं लेंगे. इन दिस केस टाइम वुड बी ए अपॉन, एंड नाउ दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, सो दिस विल बी s1 minus s2. टाइम इस बार दिया कितना? 18 सेकेंड्स. ए हमें पता नहीं है. s1 minus s2 is 60 minus 50, 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे. So that would be 18 into 50 upon 18. That means length of one train is 50 meter. दोनों का combined length is somewhere around 153. So the correct option is C option, क्योंकि इसमें 50 exactly एक ट्रेन की लेंथ दी गई है और दोनों का सम 153 के अराउंड आ रहा है. So this is the answer. So I hope ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ऑल राइट, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, इस
से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैंने कल कराया था जिसमें कुछ लोगों को डाउट आया था, तो आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन ऑन द सेम पैटर्न अगेन, एंड आई होप इसको आप सॉल्व कर देंगे। बताइए क्या आंसर आएगा। कल ये हम डिस्कस। Two people have given the answer as 55 minutes. What about others? ये क्वेश्चन तो सबसे सॉल्व हो जाना चाहिए, कल ही किया था क्लास में। Alright, most of you are saying D. तो दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, so that जिनको कल डाउट था वो पूरा क्लियर हो जाए। Every day Neera's husband meets at a city railway station at 6 p.m. and drives her to their residence. One day she left early from the home and reached the railway station at 5 p.m. She started walking towards her home, met her husband coming from the residence on the way, and they reached home 10 minutes earlier than the usual time. So how long did she walk? तो अगेन सेम सिचुएशन है जो हमने कल देखा था। दिस इज होम, दिस इज रेलवे स्टेशन। रोज वो आती है 6 बजे, उस दिन आ गई 5 बजे। हस्बैंड रोज की तरह आ रहा था 6 बजे के टाइम को दिमाग में रख के, लेकिन वो 5 बजे से उसने चलना शुरू कर दिया, रास्ते में कहीं मिले, एंड देन ही टर्न बैक एंड रीच्ड होम। उसमें उसने 10 मिनट सेव कर लिया। अब देखेंगे रोज उसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या ट्रेवल करनी पड़ती है। दिस इज द पिकअप पॉइंट। तो रोज वो पिकअप पॉइंट से रेलवे स्टेशन जाता होगा एक्स्ट्रा, जो आज उसको नहीं चलना पड़ा, और रेलवे स्टेशन से पिकअप पॉइंट वापस आता होगा एक्स्ट्रा, ये उसको नहीं चलना पड़ा। तो इतना करने में उसने 10 मिनट बचा, यानी पी से आर तक जाने में और आर से पी तक वापस आने में उसको 10 मिनट लगते होंगे। तो सिर्फ एक साइड का देखें तो 5 मिनट लगते होंगे। यानी अगर वो रेलवे स्टेशन 6 बजे पहुंचता होगा तो पिकअप पॉइंट पे वो 5:55 पे पहुंचेगा, 5:55 पे। और ये जो लेडी थी वो 5 बजे चली थी और मिली 5:55 पे। दैट मीन्स शी ट्रेवल्ड फॉर 55 मिनट्स। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज डी ऑप्शन। तो दिस वाज आस्क्ड इन कैट एग्जाम, और ये काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। बट ये लॉजिक अगर क्लियर नहीं होगा तो ये आंसर करना, क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, एस्केलेटर के क्वेश्चन पे आ गए हम। तो इसको सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। 2 मिनट्स।
Most of you are saying B is the correct option. तो एस्केलेटर के इस क्वेश्चन में यू नीड टू ट्रीट इट एज द सिमिलर क्वेश्चन जो रिलेटिव स्पीड का हमने किया था. मूविंग अप एस्केलेटर पे अगर आप भी साथ साथ जा रहे हैं, दैट मीन्स आपकी रेजल्टेंट स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, क्योंकि कुछ एस्केलेटर की स्पीड होगी, कुछ आपकी स्पीड होगी. सिमिलरली मूविंग अप एस्केलेटर पे अगर आप नीचे जाना शुरू कर देंगे तो रिजल्टेंट स्पीड कम हो जाएगी, जैसे हमने बोट्स एंड स्ट्रीम्स में देखा था. सॉरी, रिलेटिव स्पीड नहीं, बोट्स एंड स्ट्रीम्स. तो वही हम करेंगे. मान लेते हैं हम मैन की स्पीड थी x एंड हमारा एस्केलेटर की स्पीड थी y. Someone has turned on the video. In case you don't want me to see your face, you can turn it off. Otherwise, on भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैन की स्पीड हमने मान लिया x थी, एस्केलेटर की स्पीड हमने मान लिया y थी. अब मान लेते हैं डिस्टेंस जो है d की वैल्यू कुछ अस्यूम कर लेते हैं. लेट्स से 90 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स का कोई एलसीएम ले लेते हैं. आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें. आई एम टेकिंग इट एलसीएम क्योंकि हमें डिवाइड करना पड़ता है डिस्टेंस को टाइम से. तो ऐसी वैल्यू ले लो जो 30 और 90 से डिवाइड हो जाए. 90 ले लेते हैं. लेट्स से डिस्टेंस इज 90 यूनिट्स. इसको आप 180 भी ले सकते हैं, 360 भी ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस. बट मैंने इसको अज्यूम कर लिया 30 और 90 का एलसीएम लेके. तो डी हमने 90 ले लिया. तो इन दिस केस, जब पहला केस था मूविंग अप एस्केलेटर में आप ऊपर जा रहे हैं, in this case time would be distance which is 90 upon x plus y, and time is given as nothing but 30 seconds. 90 upon x plus y, तो x plus y यहां से आ जाएगा 3. सेकेंड केस में when you are going down in a moving up escalator, so time would be 90 upon x minus y. इस केस में टाइम उन्होंने दिया 90 सेकेंड्स. 90 would be equal to 90 upon x minus y. x minus y is nothing but 1. हमें निकालना है how much time will he take to walk up the escalator when it is not moving. Now y is irrelevant, हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. दोनों को ऐड कर दो, y कैंसिल हो जाएगा. 2x इक्वल्स टू 4, x आ जाएगा 2. अब क्या करें? when there is man alone, there is no speed of the escalator. तो टाइम पूछा हुआ है उसने, टाइम कितना लगेगा. टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस विच इज 90 अपॉन स्पीड विच इज 2. 45 सेकेंड्स लग जाएंगे इसको. तो द करेक्ट आंसर इज 45 सेकेंड्स. आप इसको 90 की जगह ऐसे जैसे मैंने बोला 180 ले सकते हैं, 360 ले सकते हैं. द आंसर विल बी सेम. एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी आंसर सेम ही आएगा. So by using the same concept of boats and streams, you can solve such questions as well. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अभी हम कैट के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके हैं. पिछला क्वेश्चन भी कैट में आया था और दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन कैट. So take 2 minutes, let me know what is the answer you are getting.
So one person is, I think many person have given the answer. The answer is second option जो आप लोग बता रहे हैं. Let me check what is the answer we are getting. So Navjeevan Express from Ahmedabad to Chennai leaves Ahmedabad at 6:30, travels at 50 km per hour towards Baroda situated 100 km away. तो अहमदाबाद से बड़ौदा की साइड वो चली, which is 100 kilometers away from Ahmedabad. Navjeevan Express started at 6:30 from Ahmedabad, traveled at 50 km per hour. At 7 a.m., Howrah Ahmedabad Express leaves Baroda towards Ahmedabad, travels at 40 at 7 a.m. तो 7 a.m. पे यहाँ से हावड़ा एक्सप्रेस चली 40 किलोमीटर की स्पीड से टुवर्ड्स अहमदाबाद. तो यानी आधे घंटे का गैप आएगा. दैट मीन्स आधे घंटे में अहमदाबाद वाली ट्रेन खुद चल चुकी होगी. कितना चल चुकी होगी? वो एक घंटे में 50 किलोमीटर चलती है. हाफ एन आवर इट कैन ट्रेवल 25. तो दिस इज द पॉइंट जहां से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 7 बजे वो इस पॉइंट पे होगी एंड इट इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 50. तो अब डिस्टेंस बची है 75. अब एक की स्पीड है 50, एक की स्पीड है 40. 7:30 बजे ट्रैफिक कंट्रोलर को पता लगा, तो यानी आधे घंटे में दोनों कितना ट्रैवल कर लेंगे? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड हो जाएगी 50 प्लस 40 90, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी प्लस. स्पीड इज 90, टाइम इज हाफ एन आवर. क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है तो हमने टाइम को हाफ एन आवर लिया है रादर देन मिनट्स में. ये आ जाएगा 45 किलोमीटर. तो इन हाफ एन आवर दे विल कवर 45 किलोमीटर. अब उनके बीच की डिस्टेंस बची थी 75 किलोमीटर. अभी आधे घंटे में ये कुछ चल लेगा, ये भी कुछ चल लेगा. तो लेट्स से दिस इज द सिचुएशन एट 7:30 और ये डिस्टेंस बची है 45 तो कवर हो गई है, 30 किलोमीटर बची है, क्योंकि दे बोथ हैव कवर्ड कंबाइंड 45 किलोमीटर. बचा हुआ था 75, तो 75 में से 45 चला गया, तो 30 किलोमीटर इज स्टिल लेफ्ट. अब कितना टाइम है उसके पास ये हमें बताना है. हाउ मच टाइम डज ही हैव टू अवॉइड अ कोलिजन. तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस which is 30 kilometer which is left now upon relative speed which is 90. So 1/3 of an hour, 1/3 hour, which is nothing but 20 minutes. क्योंकि 1 hour is 60 minutes, तो 1/3 hour is 60/3. So the correct answer is 20 minutes. So again the simple concept of relative speed. और अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे. With your permission, I am extending the class to next 5 to 10 minutes. This is the last question. Boats and stream, कैट का क्वेश्चन है. बताइए आंसर क्या आएगा.
So Muskan is getting D as the answer. Anyone else who is getting anything else? Alright, for the paucity of time, I'm starting with the solution. I hope आपने question clearly पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा. Let's see what is given in the question. At his usual rowing rate, Rahul can travel 12 miles downstream in a certain river in 6 or less than it takes him to travel the same distance upstream. तो अपस्ट्रीम में जितना उसको टाइम लगा, डाउनस्ट्रीम में उससे 12 आवर्स कम, 6 आवर्स कम लगा. दैट मीन्स दोनों का डिफरेंस इज 6 आवर्स, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के टाइम का. तो बोट की स्पीड हम मान लेते हैं x, स्ट्रीम की स्पीड हम मान लेते हैं y. तो अपस्ट्रीम का टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस विच इज 12 माइल्स अपॉन x माइनस y. डाउनस्ट्रीम का टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन x प्लस y. उसने कहा दोनों का डिफरेंस जो है, सो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 6 आवर्स. यानी एक में उसको 6 आवर्स कम लगे, यानी दोनों का डिफरेंस 6 आवर्स. अब आगे चलते हैं. बट इफ यू कुड डबल इज यूजुअल रोइंग रेट, अगर उसने अपनी बोट की स्पीड को डबल कर दिया, यानी वो x की जगह कोई 2x, स्ट्रीम की स्पीड तो सेम रहेगी. देन द डाउनस्ट्रीम 12 माइल्स कैन नाउ टेक ओनली 1 आवर लेस. तो अब ये डिफरेंस जो है वो सिर्फ 1 घंटे का हो जाएगा, जो पहले 6 घंटे का था. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट इन माइल्स पर आवर? करंट मतलब स्ट्रीम की स्पीड पूछी है, दैट मींस y की वैल्यू हमें निकालनी है. तो इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले. तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, ऊपर से 12 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई, विच इज 6. 6 इंटू 2 इज 12. तो ऊपर बचेगा x से तो x कैंसिल हो जाएगा. 2y प्लस 2 इज 4y. दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला. सो दिस इज नथिंग बट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1. दूसरे केस में उसने कहा कि स्पीड को डबल कर दो, यानी ये हो जाएगा 12.2x माइनस वाई, दूसरा हो जाएगा 12.2x प्लस वाई. नाउ द डिफरेंस इज ओनली 1 आवर. तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं सेम. तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इंटू 2x प्लस वाई, एलसीएम 12 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 2x प्लस वाई माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1. 2x से 2x कैंसिल, 2 इंटू 12 इज 24y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी. अब दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए. क्या करें इनको सॉल्व करने के लिए? यहाँ पे 4x स्क्वायर, हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो x को हटा देते हैं इन इक्वेशन से. तो इस फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 16y 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर. तो व्हाट वी हैव डन इज वी मल्टीप्लाइड द फर्स्ट इक्वेशन विद 4, और दोनों को अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो 4x से 4x कैंसिल, 24 माइनस 16 इज 8y, 4y माइनस y इज 3y स्क्वायर, एक y कैंसिल, y इज 8/3. y हमें निकालना था, आंसर आ गया 8/3, एंड दैट इज योर सॉल्यूशन. बोट्स एंड स्ट्रीम के सिंपल से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है. इसको नोट कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक नोट नहीं किया है, बिकॉज बाद में सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे. And this also brings us to the end of today's class. I hope आपका relative speed का trains and boats and streams का concept पहले से better थोड़ा clear हुआ होगा. And अगर किसी का कोई doubt नहीं है तो we are signing off. All right, thanks for attending the session.
Muskan is asking to open previous questions. Sparsh is asking about snap का pattern. Snap की बात करेंगे एक बार जब snap आने वाला होगा. Snap exam, I don't give much weightage to this exam because symbiosis is, I don't know, I don't like this institute. But Snap के बारे में हम discuss करेंगे. Symbiosis not, it's not a very ethical kind of college. That is the issue. चलिए खैर, वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बट विल डिस्कस अबाउट इट वंस द एग्जाम इज अप्रोचिंग. प्रीवियस क्वेश्चन ये रहा. बट स्नैप के एक दो कॉलेज काफी अच्छे हैं. इट्स नॉट लाइक कि सारे कॉलेज बेकार है. SIBM पुणे इज वेरी गुड एंड SCM HRD इज ऑल्सो गुड. तो अगर आपको स्नैप के थ्रू एडमिशन लेना है तो यू शुड टारगेट ओनली दीज टू, SIBM पुणे एंड SCM HRD. ऑलराइट, थैंक्स अ लॉट. कल मिलते हैं. अब हम TSD को फिनिशिंग टच दे देंगे. गुड नाइट ऑल ऑफ यू.